अब बात दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग और उसके बाद एनकाउंटर करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल इस वारदात को अंजाम देने वाले 2 शूटरों को गाजियाबाद में मुठभेड़ में मार गिराया गया। सबसे खास बात जो रही वो ये कि पुलिस को इनके पास से जिगाना पिस्टल बरामद हुई है। अब जिगाना वही पिस्टल है जिसका इस्तेमाल आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला या यूपी में अतीक और अशरफ के हत्याकांड में, महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर में हुआ। जिगाना एक ऐसी पिस्टल है जो मामूली गुंडों को नहीं मिल सकती। टर्की में बनती है, वहां से ड्रोन के जरिए फेंकी जाती है, इंडिया में अवैध तरीके से लाई जाती है और अंडरवर्ल्ड को यह बड़ी पसंद है। जिगाना पिस्टल वो पिस्टल है जो आम गुंडों की औकात से ज्यादा पैसा लेती है। 15 गोलियां एक बार में इसमें जाती है। जिगाना पिस्टल का वजन जो है वो 1 किलो से कम है। 9mm कैलिबर पिस्टल के 11 अलग अलग वेरिएंट हैं। लॉक स्लाइड शॉट, रिकॉयल ऑपरेटिंग सिस्टम, जल्दी गर्म नहीं होती, फायरिंग में बड़ी आसानी होती है। अब सवाल यह है कि गैंगस्टर्स को वो जिगाना कैसे मिल जाती है जो इंडिया में बनती नहीं है, और ये किस रूट से आती है ये भी समझना बड़ा जरूरी है। तो माना यह जाता है कि ये पिस्टल जो है ये टर्की में बनती है, फिर वहां से पहुंचती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जिगाना कई बार ड्रोन के जरिए या नेपाल भेजकर फिर भारत में भेजी जाती है। नेपाल में पिस्टल के अलग अलग पार्ट जो है वो जाते हैं और फिर कार में छिपाकर जिगाना पिस्टल को भारत लाया जाता है। भारत पहुंचने पर जिगाना पिस्टल के पार्ट्स को जोड़ा जाता है। नेपाल के जरिए आने वाली पिस्टल 6 से 9 लाख रुपए में हिंदुस्तान में बेची जाती है। जिगाना भारत आ जाती है, गैंगस्टर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसे ही गैंगस्टर जिन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी उन्हें ढेर कर दिया गया है। लेकिन जिगाना फिर भी खास है। इतनी महंगी पिस्टल जो है इनको मिली कैसे, ये अपने आप में हैरान करने वाली कहानी, और इसी को लेकर हमारी ये रिपोर्ट देखिए आप। 12 सितंबर सुबह करीब 3:45 बजे बरेली में एक घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। यह एक्ट्रेस दिशा पाटनी का पुश्तैनी घर है। 5 दिन बाद बुधवार 17 सितंबर को शाम 7:22 पर गाजियाबाद में एक एनकाउंटर होता है जिसमें 2 शूटर मारे जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों दिशा के घर फायरिंग में शामिल थे। दोनों रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे थे। शूटरों का एनकाउंटर बौखलाया गैंगस्टर। दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 शूटरों के एनकाउंटर के बाद उनके गैंग लीडर रोहित गोदारा ने धमकी दी है। गुरुवार को उसने फेसबुक पर लिखा कि हमारे जो 2 शूटर्स मारे गए हैं हम इसका बदला लेंगे। यह एनकाउंटर हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। आगे लिखा है कि हम वो काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें जिसका भी हाथ है वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफी नहीं है। ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल है। दिशा के घर पर गोलीकांड की जिम्मेदारी विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने ली थी। यूपी पुलिस तुरंत हरकत में आई। मौके से एफएसएल की टीम ने सबूत जुटाए। दीवारों से गोलियों के निशान के सैंपल लिए गए। खुद सीएम योगी इस मामले की पल पल की अपडेट ले रहे थे। जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई। इस प्रकरण में 2 अपराधी जिन्होंने दिशा पाटनी के घर पर 12 सितंबर को फायरिंग की थी, वो यूपी पुलिस और सीआई यूनिट दिल्ली के संयुक्त ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। इसमें आसपास के प्रदेशों की पुलिस के साथ यूपी पुलिस का एकदम सीमलेस कोऑपरेशन रहा, और इस कारण से इस प्रकार के क्विक ऑपरेशंस संभव हो पाए। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश की गई। इनका कनेक्शन हरियाणा से मिला। यूपी एसटीएफ ने तत्काल हरियाणा पुलिस से संपर्क किया। 17 सितंबर को खुफिया इनपुट के बाद यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को खोज निकाला। आसपास के राज्यों के क्राइम रिकॉर्ड्स और टेक्निकल सर्विलांस से दोनों बदमाशों की पहचान की गई। पहचान होने के बाद गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी एरिया में दोनों बदमाशों की घेराबंदी की गई। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। 2 शूटर एक अपाचे बाइक पर वहां से आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस उनको यहां पर रोकती है, लेकिन पुलिस का यह आरोप है कि रोकते ही दोनों शूटर पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इसके जवाब में पुलिस भी फायरिंग करती है, और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से पुलिस ने यहां पर जो सर्कल बनाए हुए हैं, ये सभी सर्कल दरअसल बुलेट मार्क हैं, गोलियों के निशान हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से 20 से 25 राउंड यहां पर फायरिंग होती है,
और दोनों शूटरों की जो अपाचे बाइक है वो यहाँ पर गिरती है। इसके बाद दोनों शूटर यहाँ पर खड़े होकर पुलिस पर फायरिंग करते हैं। ये देखिए सामने यहाँ पर जो ये गोल सर्कल है जहाँ पर ब्लड के स्पॉट हैं, यहाँ पर रविंद्र खड़ा हुआ था और इसके ठीक पीछे जो वो वाला सर्कल है वहाँ पर अरुण खड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग की और दोनों शूटर यहीं पर घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर दोनों को डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई है। रविंद्र हरियाणा के रोहतक का रहने वाला था, वहीं अरुण हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था। इन लोगों के सोनीपत से संबंध होने की सूचना आई थी और इसके आधार पर लोकल इलाके में सर्च चल रही थी और इन संदिग्ध व्यक्तियों को दोनों को लोकेट किया गया गाजियाबाद में। और गाजियाबाद में लोकेट करने के बाद में जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम्स को चैलेंज करके उनके ऊपर फायरिंग करनी स्टार्ट करी और इस फायरिंग के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों जो संदिग्ध व्यक्ति हैं आरोपी, इनको गोलियां लगी हैं और इनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पे अभी इनको अस्पताल में ले जाकर मृत घोषित किया गया है। इन अपराधियों के पास से भारी मात्रा में कारतूस और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए हैं। इसके अलावा दो अन्य अपराधी नकुल और विजय तोमर जो बड़ौत के रहने वाले हैं, ये आइडेंटिफाई हुए हैं। इस गैंग ने यहाँ हाथ पैर फैलाने की कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो एक्शन यूपी पुलिस ने लिया है इसके बाद ये दोबारा उत्तर प्रदेश शासन की, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको चैलेंज नहीं करेंगे। इन शूटरों के पास से विदेशों में बनी पिस्टल भी मिली है। एनकाउंटर की जगह से पुलिस को ग्लॉक और जिगाना पिस्टल के साथ कई कारतूस भी मिले हैं। ये दोनों विदेशी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल हैं। ऑस्ट्रियाई पिस्टल ग्लॉक का इस्तेमाल दुनिया में कई देशों की सेनाएं और पुलिस बल करते हैं। वहीं जिगाना तुर्की की पिस्टल है जो सटीक निशाने के लिए प्रसिद्ध है। पुलिस ने मौके से एक जिगाना पिस्टल, एक ग्लॉक पिस्टल और वो अपाचे बाइक जो कि वारदात में इस्तेमाल हुई थी वो बरामद कर ली है। पुलिस को यहाँ से बड़ी संख्या में कारतूस भी मिले हैं और 25 से 30 राउंड यहाँ पर फायरिंग हुई है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि गोलियों के निशान बहुत ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं ये भी सारे गोलियों के निशान हैं। थोड़ा और आगे आते हैं, 4 निशान यहाँ पर हैं। तो करीब 50 से 60 मीटर के दायरे में ताबड़तोड़ करीब 10 से 15 मिनट तक फायरिंग हुई और इसके बाद दोनों ही शूटरों को ढेर कर दिया गया है। अब उन खबरों की पेशी कराएंगे जो सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। राजस्थान में दर्दनाक हादसे का वीडियो वायरल। जोधपुर में पानी पीते पीते बालकनी से गिरा नौजवान, युवक के बालकनी से गिरते इलाके में हड़कंप मचा। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में सड़क पर अनोखा प्रदर्शन। बरसात के बाद इलाके की सड़कों में गड्ढे हो गए थे। सड़क को स्विमिंग पूल बताकर मनसे कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीच सड़क पर लेटा रहा जवान। महाराष्ट्र के सोलापुर का यह वीडियो है जहां खैरात गांव में लड़का नदी में बह गया था। लहरें इतनी खतरनाक थी कि लड़के को बचाने का किसी को मौका नहीं मिला। बाढ़ में बहे युवक को तलाशने की खूब कोशिश हुई लेकिन कोई पता नहीं चला। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में सड़क पर अनोखा प्रदर्शन। बरसात के बाद इलाके की सड़कों पर गड्ढे थे। सड़क को स्विमिंग पूल बताकर मनसे कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग को एक अमीबा खा सकता है तो शायद यह बात आप नहीं मानेंगे, लेकिन केरल में कैसी बीमारी लोगों की मौत की वजह बन रही है। इस बीमारी ने सभी को हैरान कर दिया और इसके पीछे की वजह है ब्रेन ईटिंग अमीबा, मतलब दिमाग को खाने वाला अमीबा।
डराने वाली बात यह है कि इस ब्रेन ईटिंग अमीबा से अब तक केरल में 19 की मौत हुई है। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा आपकी नाक के रास्ते घुसता है, फिर दिमाग में मौजूद टिश्यू को नष्ट करता है और धीरे धीरे आपको मौत की तरफ ले जाता है। केरल में बढ़ते हुए इसके मामलों को देखते हुए अब नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने निगरानी बढ़ा दी है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा है क्या, कैसे अटैक करता है, कहां अटैक करता है और क्यों इससे मौत होती है, जरा समझिए इस रिपोर्ट में। कोरोना से भी ज्यादा घातक बीमारी जो अब इस दुनिया में पैर पसार रही है, उसका नाम है ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसे हम दिमाग को खाने वाला अमीबा भी कहते हैं। इस बीमारी को इसलिए भी खतरनाक माना जाता है क्योंकि एक बार ये किसी इंसान के दिमाग को जकड़ ले तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा अगर इंसान के दिमाग में पहुंच जाए तो पहले इंसान कोमा में जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। दरअसल ये ब्रेन ईटिंग अमीबा नाक के रास्ते घुसता है, दिमाग में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, दिमाग में मौजूद टिश्यूज को नष्ट करता है। लक्षण शुरू होने के बाद संक्रमण तेजी से फैलता है, जिसके बाद दिमाग में सूजन हो जाती है, मरीज कोमा में चला जाता है और ज्यादातर मामलों में 9 दिनों में ही मौत हो जाती है। यही वजह है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा से मरने वालों की दर 98% है। मतलब अगर यह बीमारी 100 लोगों को होती है तो उसमें से 98 लोगों की मौत हो जाती है। दिमाग खाने वाली बीमारी एक अमीबा होता है जिसको नाम है निगेलेरिया फॉलरी। ये निगेलेरिया फॉलरी ये अमीबा जो है ये ब्रेन के अंदर घुस जाता है और ब्रेन के अंदर एक दिमागी बुखार करते हैं जिसको हम अमीबिक मेनिंगोइंसेफेलाइटिस कहते हैं। इस बीमारी से क्या होता है कि पेशेंट कोमा में चला जाता है, दौरे पड़ते हैं, बेहोशी होता है, पैरालिसिस आता है और जान को खतरा होता है। एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसकी मोर्टेलिटी काफी हाई है। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो इसकी मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट 100% है। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा इतना छोटा होता है कि आपकी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन इसका संक्रमण महज 2 हफ्तों में ही इंसान की जान ले सकता है। और अब इसी दिमाग खाने वाले अमीबा ने केरल में अपने पैर पसार लिए हैं। केरल में इस बीमारी के 70 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से मरने वालों की संख्या 19 पहुंच गई है। Certainly after the Nipah outbreak, specifically after the Nipah outbreak of 2023, so we gave the strict direction to check every encephalitis case. So to report every encephalitis case. And also we have asked the practitioners to check what is the cause of that encephalitis. If they find amoeba, they will start the treatment for amoebic meningoencephalitis, which saves lives. इससे पहले साल 2024 में भी केरल में इस संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी गई थी, जिसमें 61 मामले और 19 मौतों की पुष्टि हुई थी। हालांकि साल 2016 से 2022 तक इस संक्रमण के केवल 8 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन साल 2023 में ये संख्या बढ़कर 36 तक पहुंच गई थी, जिसमें 9 मौतें हो गई थी। लेकिन सवाल है कि आखिर ये दिमाग को खाने वाला अमीबा इंसान में कैसे आसानी से घुस जाता है, और इसी सवाल को लेकर हम पहुंचे दिल्ली एम्स की डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी के पास। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये एक बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन होता है और इसका मुख्य कारण होता है अशुद्ध पानी। अगर हम अशुद्ध पानी में तैर रहे हैं, पर्टिकुलरली स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी। रुका हुआ पानी जैसे तालाब है, बैक वाटर्स है, रुका हुआ पानी है, इसमें अगर अकैंथामीबा के ऑर्गेनिजम्स हैं और अगर आप उस पानी में तैर रहे हैं या उस पानी का सेवन कर रहे हैं तो आपको अकैंथामीबा हो सकता है। और ये अगर ब्रेन में घुस जाए ये बहुत ही खतरनाक होता है। इनफैक्ट इसमें बहुत सारे लोग हो सकता है न बचें, तो इसीलिए ऐसे पानी में ना घुसे जो कंटामिनेटेड हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेन ईटिंग अमीबा के संक्रमण के बाद प्रारंभिक लक्षण दिखने लगते हैं, जिसमें सिरदर्द, बुखार, गर्दन में अकड़न और दौरे आना प्रारंभिक है, और ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यही वजह है कि इसका समय पर पता चलना जरूरी है। अगर हमारे पास हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है, इसका हम टाइमली डायग्नोसिस कर लेते हैं और इसका डायग्नोसिस का है CSF के टेस्ट के द्वारा। इस CSF के टेस्ट में अगर हमको ये अमीबा मिलता है तो हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं और टाइमली ट्रीटमेंट से इसका इलाज संभव है। तो बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हो, और अगर हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है तो हम इसका टाइमली ट्रीटमेंट से मरीज की जान को बचा सकते हैं। पहले जो कहते थे कि इसकी मोर्टेलिटी 100% है, ऐसा नहीं है। और रिसेंटली केरला में जहां पे उनके पास हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन था, उन्होंने अर्ली डायग्नोसिस किया, अर्ली लंबर पंक्चर किया और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया।
इस बीमारी से इसकी मोर्टेलिटी काफी कम हो गई है। वैसे तो भारत में ये कोई नई बीमारी नहीं है, कई सालों से इसके मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन हाल के सालों में इन मामलों की संख्या थोड़ी बढ़ी है। डर की बात यह भी है कि इस बीमारी का दायरा अब केरल से बढ़कर अन्य राज्यों तक भी पहुंच रहा है। ICMR के मुताबिक साल 2019 तक देश में इस बीमारी के 17 मामले सामने आए, लेकिन कोरोना महामारी के बाद दिमाग को खाने वाले अमीबा के संक्रमण में उछाल देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं कुदरती कहर को लेकर, क्योंकि पहाड़ों पर कुदरत लगातार कहर बरपा रही है। ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ होगा। देवभूमि में एक के बाद एक बादल फाट तबाही मची है। बादलों के फटने की वजह से सैलाब आया है और बार बार सैलाब आ रहा है, जिसकी गवाही आप स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हाल ही में सहस्त्रधारा में बादल फटा था, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जिंदगी को पटरी पर लाने का काम चल रहा था, लेकिन चमोली में बादल फटने से एक बार फिर तबाही की तस्वीरें दिखाई पड़ी। उत्तराखंड में बादल फाड़ तबाही, सैलाब दे रहा खौफनाक गवाही। कुदरत के कहर के आगे बेबस इंसान। आसमानी आफत से खतरे में जान। मलबे का ढेर, टूटे हुए पेड़, बड़े बड़े पत्थर और लापता लोग। ये खौफनाक तस्वीरें हैं देवभूमि उत्तराखंड के चमोली की, जहां 2 गांव में बादल फटने के बाद मंजर कुछ इस तरह का है। पानी का सैलाब आया और सब कुछ बहा कर ले गया। कुदरत का कहर क्या होता है, अगर किसी को जानना है तो चमोली के नंदानगर की इन तस्वीरों को देखें। यहाँ टूटे हुए घरों के बीच पानी का उफान बर्बादी की लकीर खींच रहा है, और यही सैलाब जब आगे बढ़ता है, अपनी दिशा बदलता है, तो सब कुछ तहस नहस कर देता है। इस समय हम नंदानगर के उस क्षेत्र में है जहां देर रात लगभग 1:30 बजे बादल फटने की घटना हुई, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जो पहाड़ है जहां से वो बादल फटा है, और इस बादल फटने के बाद जो मलबा था वो पूरे लोगों के घरों में आ गया। और आप देख सकते हैं जहाँ पे लोग खड़े हैं, ये मलबे का ढेर नहीं हुआ करता था, यहाँ पे लोगों के घर हुआ करते थे, और जब मलबा आया तो पूरे जो घर हैं वो मलबे में तब्दील हो गए। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे अभी तक पूरे क्षेत्र में 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं कि NDRF, SDRF, लोकल जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे रेस्क्यू और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और लोगों को खोजने का काम कर रहे हैं। हाँ, अभी तक एक शव यहाँ पे बरामद हो चुका है, जो स्थानीय लोगों ने देखा, और उस शव यहाँ पे रखा गया है। और क्योंकि नंदप्रयाग से नंदानगर तक का जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है।